हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फोर्थ सेम हिंदी यूनिट 2 जुलूस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। कहानी के बारे में पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को काशी के निकट एक लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, उनका जो जीवन था वो बहुत सारी कठिनाइयों और यातनाओं में बीता। जब वो स्कूल की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया और 15 वर्ष की छोटी ही आयु में उनका विवाह हो गया था। ठीक है, पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण जो उनकी सौतेली माँ थी और उनके पुत्र पत्नी तथा स्वयं के पालन पोषण का भार जो है प्रेमचंद जी के कंधों पर आ गया था। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक परेशानियों के बीच शिक्षा जारी रखते हुए उन्होंने बीए की परीक्षा भी पास की। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया तथा प्रारंभ के कुछ दिनों तक स्कूल के अध्यापक भी रहे, यानी कि वो अपनी आर्थिक खर्चे के साथ साथ जो है अपनी शिक्षा को भी जारी रखे हुए थे। ठीक है, शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर उन्होंने कार्य किया और कुछ दिनों के बाद वो असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, जिसके कारण उनको जो अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र भी देना पड़ा था। ठीक है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध इनका मूल नाम धनपत राय था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था तो धनपत राय था। ठीक है, साहित्यिक जीवन का आरंभ उन्होंने उर्दू से किया। यहाँ पर वो नवाब राय के नाम से रचना करते थे। ठीक है, उर्दू में देशभक्ति से परिपूर्ण 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन उन्होंने उर्दू में छापा, जिसे तत्कालीन उस टाइम की जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उसको जब्त कर लिया। ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया था। फिर प्रेमचंद जी ने जो है हिंदी में वो लिखते रहे। ठीक है, यानी कि हिंदी में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखा और उर्दू में वो नवाब राय के नाम से रचना करते थे। ठीक है, आजीविका के लिए वो कुछ समय तक बम्बई भी गए, लेकिन उनको वहाँ पर साहित्यिक वातावरण नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो वापस लौट आए। अमृत राय इस संबंध में कहते हैं कि उन्हें गांव में बैठकर नमक रोटी खाना मंजूर था, मगर वो झूठी शान शौकत में जो है विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, प्रेमचंद आजीवन साहित्य सर्जन में संलग्न रहे। जब वो बीमार हो गए थे तब भी वो जो है लिखते रहते थे। मना करने पर एक बात कहते हैं कि मैं मजदूर हूँ और मजदूर का काम होता है कि वो बिना काम किए जो है उसे खाने का अधिकार नहीं होता, यानी कि वो काम करेगा, मजदूरी करेगा, उसके बाद ही जो है उसे खाने का अधिकार है, ऐसा वो मानते थे। प्रेमचंद बनावटीपन से दूर रहते थे और एक सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। और इसी संदर्भ में डॉक्टर रामविलास कहते हैं कि बनावट उन्हें छू न पाई थी, जो भीतर थे वही वो बाहर थे। ठीक है, यानी कि ये नहीं था कि वो बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है। मन वचन कर्म की एकता उनके चरित्र की जो है सबसे बड़ी विशेषता थी। आगे है, प्रेमचंद जो है हिंदी कथा साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर थे। ठीक है, तो उनके द्वारा कुछ उपन्यास लिखे गए थे जो यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनमें से कुछ याद कर सकते हैं। उनके द्वारा प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्म भूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण आदि उपन्यास जैन के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है,
आगे हैं। इस प्रकार आप सभी ने देखा होगा कि जो प्रेमचंद है उन्होंने विविध यानी कि बहुत सारी विधाओं में रचना की है अलग अलग। ठीक है। कथा सम्राट प्रेमचंद का साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। ठीक है। उनके जितने भी कथाएं हैं, उपन्यास हैं, वो समाज सुधार से संबंधित है और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। उनके साहित्य में आम आदमी की पीड़ा के बारे में, जो मध्यम वर्ग है उनकी जो समस्याएं हैं, समाज की अर्थव्यवस्था, ठीक है, इन सभी के बारे में उन्होंने अपने साहित्य में बताया है। ठीक है, कि किस प्रकार मध्यम वर्ग के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समाज की अर्थव्यवस्था के कारण जो जन सामान्य लोग होते हैं उनको किस प्रकार अपनी जीविका चलानी पड़ती है, इन सभी के बारे में उन्होंने बताया है। प्रेमचंद के साहित्य में किसानों की बिगड़ती दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारी की वेदना तथा वर्ण व्यवस्था की कठोरता के भीतर हरिजनों की पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। और उन्होंने अपनी रचनाओं में, साहित्य में, उपन्यास में जो नारी होती है, ठीक है, उनको सामाजिक बंधनों में बंद कर रहना पड़ता है, उनके बारे में बताया है। वर्ण व्यवस्था, जाति के आधार पर जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो वर्ग बांटे जाते हैं, उनके बारे में बताया है। ठीक है। और जो हरिजन है उनकी पीड़ा का उन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है। इनकी ये सभी चीज़ें जो हैं हमें प्रेमचंद जी के उपन्यास, साहित्य और कथाओं में देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इनके द्वारा रचित जुलूस कहानी। ठीक है। अब हम प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी जुलूस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं या फिर इस कहानी को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। और इसी में से आपके सभी क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। जो ये कहानी है इसको 4 अंशों में बांटा गया है और ये कहानी देशभक्ति की भावना और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। तो जुलूस कहानी का आरंभ पूर्ण स्वराज्य के लिए निकल रहे जुलूस से स्टार्ट होता है, जिसमें कुछ युवक, कुछ बूढ़े और कुछ बालक शामिल होते हैं। वो झंडे लेकर वंदे मातरम गाते हुए निकल रहे थे। तभी इनको देख शंभुनाथ अपनी दुकान में खड़े दीनदयाल से कहता है कि ये सब काल के मुंह में जा रहे हैं। ठीक है। यह सुनकर दीनदयाल का मानना है कि जुलूस से कुछ भी नहीं होने वाला। यदि आज़ादी मिलनी होती तो कब की मिल जाती। ठीक है। इसमें कुछ ही लोग हैं जो दिखने में लफंगे और सिर फिरे लगते हैं। शहर का कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल नहीं है। और इन दोनों की बात को सुनकर मेकू हंसता है। उसका कारण पूछे जाने पर मेकू बोलता है कि बड़े आदमी कभी भी जुलूस में शामिल नहीं होते। वो तो बंगलों में, महल में रहकर मोटरों में घूमते हैं तथा दावतें खाते हैं। उनका जुलूस से कोई भी संबंध नहीं होता। जबकि इन लोंडों जैसे आम आदमी जुलूस में जाकर डंडे खाते हैं और घूमते फिरते हैं। ठीक है। इनका मानना है कि जुलूस में सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जो लफंगे होते हैं और जो बड़े आदमी होते हैं वो जुलूस में शामिल नहीं होते। ठीक है। वही शंभू का मानना है कि इन लोंडों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि 4 बड़े आदमी आगे आएंगे तो सरकार पर धाक जमेगी, ऐसा शंभू का मानना है। ठीक है। और ये बात सुनकर मेकू कहता है कि इनके बड़े आदमी हम जैसे लोग ही बनाते हैं। ठीक है। इनके जो बड़े आदमी होते हैं उनको हम ही बनाते हैं। ठीक है। लेकिन मेकू की नज़र में बड़ा आदमी वही है जो लंगोटी पहने नंगे पांव घूमता है, जो जनता की दशा सुधारने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता है। ठीक है। वही दीनदयाल बताता है कि नया दारोगा जल्लाद की तरह है। ठीक है। यहाँ पे जो नया दारोगा है उसका नाम बीरबल सिंह है। ठीक है। हंटर लेकर वह ऐसे आगे बढ़ेगा कि सभी दुम दबाकर यहाँ से भाग जाएंगे।
जुलूस जब आगे बढ़ता है तो सिपाहियों का दस्ता उन्हें रोक लेता है। ठीक है, जुलूस में जितने भी लोग शामिल होते हैं वो अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, वो कोई भी हिंसा किए बिना अपने जुलूस को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तभी क्या होता है, सिपाहियों का दस्ता आकर उन्हें रोक लेता है। ठीक है, इस पर जुलूस का नेता इब्राहिम अली उन्हें भरोसा दिलाने का प्रयास करता है कि वो लोग किसी प्रकार का भी दंगा फसाद नहीं करेंगे, कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, उनका केवल मकसद है स्वाधीनता पाना। ठीक है, यानी कि आज़ादी पाना। लेकिन दारोगा सिंह बीरबल उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता और सभी जो वहीं पर बैठ जाती हैं। ठीक है, उनका कहना है कि अब वे वापस नहीं जाएंगे, उनकी मंशा गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना है, स्वाधीनता पाना है। जो बीरबल था वो ग्रेजुएट था, जिसके पिता सुप्रीडेंट पुलिस थे। उनकी नस नस में रोब भरा हुआ था तथा वह डीएसपी के घोड़े को आते देख अपनी बैत निकालता है और जुलूस में जितने भी लोग होते हैं उन पर चलाने लगता है। ठीक है, अन्य पुलिस बल भी घोड़े से भीड़ पर वार करते हैं और भी पुलिस बल आ जाता है घोड़े पर सवार होकर और वो जुलूस में जितने भी लोग होते हैं उन पर वार करने लगती हैं। एक बैत इब्राहिम अली को भी लगता है, जो इस जुलूस का नेता होता है, और वह गिर जाता है तथा सभी पर वार किए जाते हैं। 10-12 मिनट तक भीड़ पर डंडे बरसते हैं लेकिन लोग शांत रहते हैं। ठीक है, इनकी पहले अंश में इन्होंने बताया है कि लोग जो हैं अहिंसा के साथ बिना हिंसा किए अपने जुलूस को आगे बढ़ाते हैं, परंतु बीरबल दारोगा जब डीएसपी को आता देखता है तो वो क्या करता है, उन सभी लोगों पर बैत चलाने लगता है। ठीक है, सभी की पिटाई करते हैं। अब हम दूसरे अंश में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे अंश में इन्होंने दिखाया है कि मारपीट की खबर बाजार में पहुंच जाती है, कई लोगों के हाथ पैर भी टूटते हैं। ये देख मेकू चला जाता है। ठीक है, जो दीनदयाल, शंभुनाथ और मेकू आपस में बात कर रहे होते हैं वो सभी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोगों के साथ मार पिटाई की गई थी। भीड़ में उत्साह धीरे बढ़ने लगता है और घायल होने के बाद भी वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। उधर डीएसपी के साथ हजारों की संख्या में पुलिस बल और भी आ जाता है। घोड़े की टाप खाकर इब्राहिम अली कैलाश से यह जान पाता है कि पुलिस बल अधिक संख्या में आ रहा है। इब्राहिम अली को अंदाज़ा हो जाता है कि पुलिस बल जो अधिक संख्या में है, इसलिए हमें अपना जुलूस वापस ले लेना ही चाहिए। ठीक है, यानी कि वो वापस लौटने का मन बना लेता है क्योंकि वह चाहता है कि वह अपने लोगों पर हाथ ना उठाए। उनका मकसद केवल स्वाधीनता पाना है, हिंसा करना नहीं है। तो परिणाम स्वरूप सभी वापस लौट जाते हैं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे तीसरे अंश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कहानी का जो तीसरा अंश होता है वो घटना के 3 दिन बाद से आरंभ होता है। ठीक है, बीरबल सिंह अपनी पत्नी मिठन से बात करता है। ठीक है, जो बीरबल सिंह होता है उसकी पत्नी का नाम होता है मिठन। ठीक है, बीरबल एक और डीएसपी के आने के कारण जुलूस को रोका जाना जरूरी था। ठीक है, ये बात कहता है। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी है, उसका मानना है कि जुलूस पर डंडे और बैत नहीं चलाना चाहिए था। ठीक है, यानी कि जो बीरबल सिंह की पत्नी मिठन है वो जुलूस के लोगों के साथ उनके पक्ष में है। ठीक है, साथ ही वह यह भी कहती है कि तुम्हें लगता है कि डीएसपी साहब ने मेरा नाम नोट कर लिया है। ठीक है, ये बात दारोगा कहता है कि डीएसपी ने मेरा नाम नोट कर लिया है, लेकिन मिठन को यह हंसी पसंद नहीं आती, यानी कि उसकी बात उसको अच्छी नहीं लगती। उसका मानना है कि ऐसी तरक्की कोई भी तरक्की नहीं है जिससे देशभक्ति और लोगों की जान जाए। ठीक है, यानी कि असली देशभक्ति वही होती है जिसमें हम लोगों की जान को बचाए, ना कि उनकी जान को ले। ठीक है, बदले में उनकी मार पिटाई करें।
तभी एक सरकारी चिट्ठी आती है जिसमें एक और जुलूस में उन्हें रहने का हुक्म दिया गया है, ठीक है, बीरबल दारोगा को। इस पर मिठन मजाक बनाती है कि यह जुलूस तो तुम्हें इंस्पेक्टर का पद दिलवा ही देगा, ठीक है, नहीं, वो उसका मजाक उड़ाती है कि तुम इस जुलूस में जाओगे तो तुम्हें ऊंची पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, ऊंचा पद मिल जाएगा। बीरबल को यह मजाक पसंद नहीं आता। यद्यपि वह पुलिस दारोगा है किंतु उसमें भी जो है देशभक्ति की भावना का भाव है, ठीक है। तभी बाजे की आवाज़ आती है जो स्वराज्य के लिए हो रहे जुलूस की थी। तो सभी पुलिस दल क्या होते हैं, फिर से तैयार हो जाते हैं कि जुलूस को हमें रोकना है, ठीक है। इसी के साथ वंदे मातरम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। असल में ये जुलूस जो है एक शहीद के मातम का था, न कि स्वाधीनता का, ठीक है। और जो वो शहीद था उसकी इच्छा थी कि उसके मरने के बाद गंगा में स्नान करवाकर उसकी मंजार पर स्वराज्य का झंडा फहराया जाए। उस शहीद के इस जनाजे पर लाख सवा लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। बीरबल सिंह भी जुलूस के इर्द गिर्द ही अपने कांस्टेबलों को नियुक्त करता है और स्वयं जो है पीछे जाने लगता है। पिछली पंक्तियों में कुछ स्त्रियां थीं जिसमें एक कतार में मिठन भी दिखाई देती है, दरोगा की पत्नी, ठीक है। इन्हीं कतारों में एक स्त्री पूछती है कि कहीं इन पर डंडे तो नहीं बरसाओगे, ठीक है। दरोगा सिंह को पीछे आते देख स्त्रियां पूछती हैं कि क्या तुम इन पर भी डंडे बरसाओगे। एक कहती है कि कोई आपके भाई बंधु ने ही इस शहीद को घायल किया था, यानी कि वो उस पर ताने कस रही थी। फिर मिठन भी कहती है कि भाई ने नहीं बल्कि इन्होंने ही इसे घायल किया है, यानी कि उसके पति ने ही, ठीक है। ये सुन जो है सभी आवेश में आ जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं और एक कहती है कि इस कार्य के लिए आपका सम्मान और यशोगान होना चाहिए, यानी कि आपको सम्मानित किया जाना चाहिए, ठीक है। एक बुढ़िया कहती है कि तुम्हारे जैसे पुत्र के पैदा होने पर उसकी गर्दन ही मरोड़ देती, ठीक है। ये सभी बातें सुनकर बीरबल अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगता है, ठीक है। उसके मन में आता है कि इन कामों के लिए उसे ही तैनात क्यों किया जाता है, क्या उसके अंदर कोई भाव नहीं है। उसे मिठन के बारे में सोचकर भी बुरा लगता है कि वो बिना पूछे ही जुलूस में शामिल हो जाती है और अपने ही पति को अपमानित कर रही थी, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा तीसरे अंश का, ठीक है। और 11 बजते बजते जुलूस नदी किनारे तक पहुंच जाता है जहां पर उस शहीद के जनाजे को उतारकर गंगा स्नान करवाया जाता है। कई हजार लोग रक्त में लथपथ होकर, ठीक है, शहीद के अंतिम दर्शन करने आते हैं, यानी कि घायल लोग भी जो है उस शहीद के दर्शन कर रहे थे। बीरबल भी जब उस शहीद को देखता है तो उसे एक डंडे का निशान दिखाई देता है और उसे आत्मग्लानि महसूस होती है, ठीक है। उसे अपने वार में कर्तव्य पालन से कहीं ज़्यादा स्वार्थ दिखाई देता है। ऐसे में हजारों क्रोधित आंखें दरोगा को देख रही होती हैं और ये सुन बीरबल आत्मग्लानि से भरकर अपने कर्म और कुकृत्य के लिए शर्म कर रोने लगता है, यानी कि वो इतना शर्मिंदा हो जाता है कि उसे रोना आ जाता है। स्नान समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो चौथा और अंतिम अंश होता है वो स्टार्ट होता है जिसमें दिखाया गया है कि शव को दफनाकर सभी लौट जाती हैं और मिठन बाई कुछ दूर तक जाती है किंतु उसका मन जो है घर पर जाने का नहीं हो रहा था कि वो घर पर जाए। वो अपने पति के प्रति विरक्ति पैदा हो गई थी, ठीक है। पर काफ़ी देर तक पार्क में वो बैठी रहती है और उसे इब्राहिम अली की याद आई कि वो इन लोगों से कैसे बात करेगी। वह इब्राहिम अली के घर तक पहुंचती है जिसकी अंतिम क्रिया हो चुकी थी। वह उसके घर पर पहुंचती है कि एक युवक बहुत आंसू बहा रहा है और कोई नहीं, वह था बीरबल सिंह, ठीक है। उसे जो अपनी गलती का एहसास हो जाता है
और उसके अंदर भी जो है देश के प्रति देशभक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। और ये सब देख मिट्ठन में जो है एक गर्व, उल्लास और प्रेम का मिश्रित भाव भी उत्पन्न होता है। और इस प्रकार ये कहानी बताती है कि किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ बीरबल जैसे लोगों की बदलती मानसिकता को उद्घाटित किया जाता है। तो इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। इस कहानी को 4 अंशों में बांटा गया है। ठीक है, पहले में वो जुलूस में जाते दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फिर तभी जो है सिपाहियों का दस्ता आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। और दूसरे अंश में दिखाया गया है कि सभी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। और फिर तीसरे अंश में एक और जुलूस दिखाई देता है, तो सभी सिपाही दल जो हैं तैयार हो जाते हैं। परंतु वो जुलूस एक शहीद का था। ठीक है, वो उसके जनाजे को जो है गंगा किनारे लेकर जा रहे थे, जो उसकी इच्छा थी। ठीक है, और फिर लास्ट में उन्होंने बताया है, ठीक है, कि किस प्रकार बीरबल जैसे लोगों की मानसिकता बदलती है। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रति, और किस प्रकार से अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।